नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है विपक्ष का जो बैठक हो रही है उसके ऊपर। जी, आज विपक्ष का जो है आज 23 तारीख है। आज विपक्ष का यानी लोकसभा चुनाव के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र से भी उद्धव जी जा रहे हैं, शरद पवार जी जा रहे हैं, ममता बनर्जी ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष का जो ये संगठन जो है कितना मजबूत होगा आगे, लोकसभा के लिए कितना चैलेंज देंगे ये मोदी जी को, क्योंकि ये पूरा गेम जो है मोदी के खिलाफ खाली भाजपा को किस तरह नीचे गिराए उसी लिए हो रहा है। सर, क्या कहेंगे आप जो विपक्ष का आज जो संगठन हो रहा है एक तरह से किस नज़र से देख रहे हैं आप? सर मुझे असल में ये सवाल उनको पूछना है जी। और अभी आपको ही पूछ लेता हूँ। इनमें से पंतप्रधान पद का उम्मीदवार कौन है? सर, हम इनसे भी पूछते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कॉल कीजिए या व्हाट्सअप पे बताइए कि जितने चेहरे वहाँ पर हैं विपक्ष के, कोई है क्या पंतप्रधान के लाइन में, या आप किसको मानते हैं पंतप्रधान मोदी जी को छोड़ के, और कौन पंतप्रधान बन सकता है? हाँ, ये जो अपोजिशन वाले आज जमा हुए हैं उनमें पंतप्रधान पद का चेहरा कौन है? आपको कौन लगता है दावा कर रहा है? सर, मुझे तो लगता है कि नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इसमें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचातानी चल रही है। जैसे ही अजित पवार ने कहा कि मुझे संगठन में काम चाहिए, मुझे विरोधी पक्ष नेता से हटा दीजिए, वैसे ही अब जो है नए नए चेहरे भी सामने आने लगे। भुजबल साहब जो है कह रहे हैं कि अध्यक्ष अगर मैं बन जाऊंगा तो ओबीसी को न्याय मिलेगा, यानी ओबीसी की तरफ से मैं मजबूत नेता हूं और मुझे अध्यक्ष पद का मान मिलना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी और कौन चेहरे और आगे आ सकते हैं। हमारे सहयोगी सत्य जी से हम चर्चा करेंगे। सर, आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से पिछले 2 महीने में देखा जाए तो ऐसे ऐसे चल रहा है, जो उसमें चेहरा को लेके अभी सुप्रिया को जो है बड़ी जिम्मेदारी बनाया गया। उसके बाद जो है अजित पवार जी अलग भूमिका में अभी अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी का भी नाम आ रहा है उसमें। क्या कहेंगे इस पर आप? सर, एक लगता है मुझे कि भुजबल जी ने जो आज दावा किया कि अभी नेशनल नेतृत्व जो है वो पवार साहब के साथ है, सुप्रिया जी के साथ है, तो ये मराठा है सब जी। तो ओबीसी को कोई पद मिलना चाहिए और उसके लिए मैं उत्सुक हूँ, इच्छुक हूँ। तो मुझे प्रदेशाध्यक्ष पद का अगर ये देता है तो मैं पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकूंगा और ओबीसी और मराठा ऐसा एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम प्लान है वो पवार साहब का ही है, क्योंकि अजीत दादा ने कल ही बताया कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाओ। नाम नहीं लिया मगर वो बोले संगठन में, अभी संगठन में उनके लायक का काम वही है जी, तो प्रदेशाध्यक्ष बनाओ। तो ताकि वो चाहते थे कि सुप्रिया के हाथ में टिकट का बंटवारा नहीं हो। महाराष्ट्र के अध्यक्ष अगर वो हाँ, और महाराष्ट्र में उसको इंटरफेयर करने नहीं देंगे। ये अपनी ही पूरे जितना टिकट वाटप करेंगे उसमें पवार साहब और ये जितना दबा के लेंगे उतना लेंगे, और वो देखेंगे कि कल अगर पार्टी तोड़ के जाना है किधर तो अपने कम से कम इतने 2/3 मेजोरिटी वाले ने 2/3 मेजोरिटी तक हमारी संख्या पहुंचे। तो एक तरह से पार्टी छीनने का ही डाव था उनका भी। और विरोधी पक्ष नेता पद मुझे नहीं चाहिए। वो बोले जिस तरह क्या बोलते कि गचानी पकड़ के बोलना है, ये बोलना है, वो मेरे से नहीं होगा, मुझे चाहिए नहीं। मगर वो चाहिए नहीं बोलते समय उनकी नजर थी प्रदेशाध्यक्ष पद पर। अभी ऐसा हो रहा है पार्टी नाम भी लिया कि एक ही आदमी, हाँ, वो 5 साल 1 महीना हो गया। तो अभी ऐसा है कि पवार साहब ने सोचा होगा कि ये अजीत दादा को मैं कट टू साइज करना चाहता हूँ और विरोधी पक्ष नेता रहेंगे तो संगठन में उनका इंटरफेरेंस कम रहेगा, रहने दो इनको इधर ही। तो उन्होंने तो खुला बगावत कर दी। मैं तो उसको बगावत ही बोलूंगा कि मुझे नहीं अध्यक्ष बनना है, मुझे नहीं रहना है इसके ऊपर। संगठन हो सकता है वो अपना विरोधी पक्ष नेता का राजीनामा पवार साहब के हाथ में सौंप दो, बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए और मुझे दूसरा पद दो, तो उनको अध्यक्ष पद देना पड़ेगा। तो उसके पहले पवार साहब ने भुजबल साहब को बोल दिया होगा कि तुम क्लेम करो। तो फिर मैं ये बोलूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक मराठा कार्याध्यक्ष, एक मराठा अध्यक्ष है,
तो वाजिब है कि ओबीसी को देना चाहिए। और भुजबल कार्यकर्ता है जी, ऑर्गेनाइजर है, गुड ऑर्गेनाइजर है, तो उनके बारे में कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकता। और ओबीसी का वोटिंग इस बार बहुत रहेगा और बीजेपी का ओबीसी बेस है, तो उसमें वो छेद कर सकते हैं। तो अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि न घर का न घाट का करने की रणनीति पवार साहब ने अपनाई है अजीत पवार के लिए। तो उसमें वो क्या करेंगे कि भुजबल को प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे जी, अजीत दादा पवार को रेसिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे और जयंत पाटिल को बोलेंगे कि तुम विरोधी पक्ष नेता बन जाओ, क्योंकि वो उनके खास है, 5 साल रहे, इसका मतलब खास है। उनको बोलेंगे तुम अध्यक्ष, ये विरोधी पक्ष नेता बन जाओ, और इनको बोलेंगे कि तुमको जनरल सेक्रेटरी या कार्याध्यक्ष बिल्कुल। वहां अगर मैंने राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया को कार्याध्यक्ष बनाया तो बहुमान समझा जाता है, तो भुजबल रहेंगे अध्यक्ष प्रदेश के और तुम कार्याध्यक्ष बन जाओ, और उस तरह से उनकी मतलब ना घर का ना घाट का इसी अवस्था करेंगे। सर अभी अजीत दादा को ना ये राष्ट्रवादी से दिल उनका भर गया, कल ही हमने बोला जी। अभी मुझे लगता है कि उनको बाहर ढकेलने की प्रक्रिया अलग अलग तरह से पवार साहब ने शुरू की है। सर इसे इस हालत में उनको मतलब कि बीजेपी भी थोड़ा सा कैसे एडजस्ट करेगी सर? उनको तो बड़ी संख्या में चाहिए अजीत पवार के साथ। सर नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। देखो अजीत पवार एक अच्छा नेता है और उनका अपना मास बेस भी है, और वो अगर इनके साथ आते हैं तो इनको एक मराठा चेहरा और चाहिए। इनके पास फडणवीस के रूप में ब्राह्मण चेहरा है, बाकी मराठा चेहरा जो है उनको इन्होंने ही दबा के रखा है। तावड़े था, आशीष था, इनको फडणवीस साहब ने ही दबा के रखा है, उनको आगे नहीं आने दिया है। इसलिए तो फडणवीस को शह देने के लिए अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया। अभी कैसा होगा कि एकनाथ शिंदे को शह देने के लिए फडणवीस साहब चाहेंगे कि अजीत दादा को लाओ। अजीत दादा फडणवीस के इशारे पर चल सकते हैं और शिंदे को शह दे सकते हैं। अभी सर मेरे को लगता है कि ये ढकेल रहे हैं उनको बाहर, जाओ 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 जाओ। हम इतना अपमान किए, अभी नहीं गए। हमने आपको अध्यक्ष नहीं बनाया, भुजबल को बनाया, अभी नहीं गए। हमने आपको कार्याध्यक्ष बना के रखा, अभी नहीं गए। जाओ, कुछ शर्म लज्जा करो। लोग ही बोलने लगेंगे कि दादा इतना अपमान कशाला सहन करता, तुमच्यासारखा तेजस्वी माणूस है, सोडा तुम्ही पार्टी। बीजेपी वाले बोलेंगे आ जाओ हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, आपका चुनाव जो है वो चुनाव करो आप, नहीं तो आप मंत्रिमंडल में आ जाओ। बिल्कुल 6 महीने के बाद देखेंगे क्या करना है, 6 महीने के बाद रिसाइन करके भी हो सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है। तो अभी पहले अजीत दादा जाना चाहते थे, अभी ये ढकेल रहे हैं उनको, ऐसा एक लगता है। सर एक जाते जाते मैं खुलासा करना चाहता हूँ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं है। कल दीपक केसरकर ने ऐसा बोला कि उन्हें शिंदे साहब ने ऐसा बोला कि अगर मेरा ये उठाव जो था, विद्रोह था, असफल हुआ तो मैं सर में गोली डाल के मार लूंगा खुद को, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा केसरकर ने बोला। सर केसरकर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी की मनस्थिति उस समय ऐसी नहीं थी। उनको गारंटी थी सर, अमित शाह और मोदी इन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, सामने आदमी दिख रहे थे, और कुछ भी हो जाए राष्ट्रपति राजवट आएगी मगर उद्धव ठाकरे फिर से नहीं आएंगे। और जब राष्ट्रपति रहते, हाँ विल प्लान था, इसमें ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ उतना बोले वो मुझे भी बोले कि मैंने बड़ा रिस्क लिया, अगर असफल हो जाता तो मेरे 40 आमदार जो थे वो रास्ते पे आ जाते। सबके कैरियर दाव पे लगे थे, उनके खुद के भी तो दाव पे लगे थे। मगर उन्होंने कभी आत्महत्या वगैरह की। सर वो ये केसरकर ये ऐसा नीचे ही देखता है, सामने देखता भी नहीं सामने किसी की। पत्रकारों के सामने तुम बोल रहे हो, अरे पागल, कम से कम पत्रकारों को देखो तो सही। फिर हमेशा ये ऐसा देखेगा तीर का, नहीं तो इधर देखेगा, नहीं तो इधर, और ऐसा ये करके ये करेगा। कभी मान ऊपर करके, मुंडी ऊपर करके बोलता भी नहीं है, ये डरपोक आदमी है। और ऐसा चूहे जैसा चू लेकिन इस तरह से बोल के शिंदे साहब सामने शेर और बिल्ली है, इस तरह से बोल के शिंदे साहब का ही वो नुकसान कर रहे हैं। सर नुकसान नहीं, वो शिंदे साहब का घात करने फिर तुले। बिल्कुल सर, ये उद्धव के पास गए थे पैचअप के लिए, यही केसरकर है वो जी।
ये उद्धव से पैचअप करने के लिए गए थे। इनके मेरे को लगता है अगर कोई पहला आदमी जो फूटेगा, अभी उसको मंत्री बिंत्री बना के रखा है जी, मगर अगर फूटेगा शिंदे गुट से तो ये केसरकर ही होगा। और सर उसने क्या दिखाया, क्या किया, गोली मार लेते हैं। सर गोली मारना ये कोई उपाय है कि फाइट करना उपाय है? मतलब 40 लोगों को रास्ते पे फेंक दिया, मैंने गोली मार लिया, मैं मुक्त हो गया, मेरी जवाबदारी खत्म। या ऐसे शिंदे है क्या? एकनाथ शिंदे ऐसे है? बिल्कुल नहीं। मैं बोलेंगे जाओ 40 लोग मरो, मैं मेरा छुट्टी कर दिया आत्महत्या करके। ये केसरकर उनको बदनाम कर रहा है, वो डरपोक नहीं है ये केसरकर जैसे। इस पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ऐसे वक्तव्य। क्या एक्शन लेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल है। वो कोकण में इनका भी कुछ ज्यादा ये नहीं है ना जी, तो इनको संभालना पड़ता है। पर केसरकर ने बहुत बड़ा नुकसान किया। केसरकर को ना बुला के ना 2 थप्पड़ ऐसे मारने चाहिए शिंदे साहब ने कि ये क्या तू गलत बोल गए, तुम दिखा रहे हो लोगों की ये डरपोक है, भागता है। अगर इसका सफल नहीं होता है तो ये आत्महत्या करके भाग जाता है, खुद को छुड़ा लेता है, हम मरो। मीडिया ने, वो शिंदे नहीं है। मीडिया ने सवाल तो ये पूछा नहीं होगा, उन्होंने खुद ही बताया होगा ना, क्योंकि मीडिया को क्या मालूम क्या। हाँ इन्होंने खुद बताया कि वो क्या हो गया ना, उनके अंदर एक ऐसा ये आ गया आइडिया कि भाई मैं शिंदे साहब को बड़ा बनाऊं। अरे क्या बड़ा बना रहे हो, इससे बड़ा नहीं होते। वो आत्महत्या करना वाला जो आदमी है वो देश चलाएगा, राज्य चलाएगा। हाँ क्या राज्य चलाएगा जी। वो एक बार आत्महत्या करने के लिए निकलेगा, कल अगर उनको इलेक्शन में ये नहीं मिला मैं आत्महत्या करूंगा, ये तो बात बार बार करेगा। फिर वो करेंगे नहीं कभी। मैं जिस एकनाथ शिंदे जी को जानता हूं वो कभी आत्महत्या की बात नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये केसरकर है ना, वो ऐसा नीचे करके बोलता है ना, उसको पहले ना प्रवक्ता पद से निकाल देना चाहिए। अभी मनीषा कायंदे वगैरह आया ना, उनको करो बोलो, ये नुकसान कर रहे हैं। और बार बार ऐसी शेपूट घातलेलं कुत्र वाटतं होते केसरकर, म्हणजे शेपूट दबा के है ना ऐसा गुस्सा लगता है। वो उसको निकाल लेना चाहिए। चलो जाने दो, मगर वो झूठ बोल रहा है जी। और शिंदे साहब ऐसे नहीं है। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा था एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिसमें जो है अजीत पवार और छगन भुजबल मतलब अध्यक्ष पद कौन लेगा, यानी ये पवार साहब का गेम है अजीत दादा को ढकेलने के लिए।